वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। आज हम सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का जो कि जनवरी में हुआ था उसका क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम 15 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम 16 नंबर से देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। इसका मतलब समावेशी शिक्षा से क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। सेकेंड है, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। थर्ड है, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। फोर है, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो समावेशी में वो शिक्षा होती है जिसमें किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं किया जाता, उनकी किसी योग्यताओं में भेदभाव नहीं किया जाता। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। आर कारण है इसका, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को अनुकूल बनाना चाहिए। सीटेट के पेपर में जिसमें विविध रूप से जो शामिल हो वो ऑप्शन हमारा सही रहता है। तो इसमें ए और आर दोनों में विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को अनुकूल बनाना चाहिए, दोनों में विविध दिया है, तो इसका दोनों सही होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकेंड है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। थर्ड है, ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पठन वैकल्प, सेकेंड है आलेख वैकल्प, थर्ड है गणन वैकल्प, फोर है ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। पठन वैकल्प का मतलब पढ़ने में कठिनाई, आलेख वैकल्प मतलब लिखने में कठिनाई, गणन वैकल्प का मतलब कि गणितीय अवधारणाओं में कठिनाई, फोर है ध्यान में एवं अतिसक्रियता विकार, ध्यान नहीं लगता है। फोर्थ तो इसमें लिखाई पूछा है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। थर्ड है रटन आधारित को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। फोर है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना। तो पुनर्स्मरण वाला बिल्कुल भी गलत होगा, रटन वाला भी गलत होगा, मानकी की पद्धतियों का सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। विविध शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना, ये ऑप्शन सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंता। सृजनात्मकता का मतलब है कि कोई बच्चा प्रसार रूप से विस्तृत रूप से सोचता है, तो इस फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हुआ। अपसारी मतलब विस्तृत रूप से सोचना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, सेकेंड है खेल द्वारा, थर्ड है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, फोर है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो इसमें चारों सही है, तो चारों विकल्प जिसमें सही होगा तो वही है। फोर ऑप्शन में चारों है तो ये सही है, फोर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अध्यापिका अपने बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है।
खंडीकरण, कूट लेखन, स्वांगीकरण, अनुकूलन। शिक्षा बच्चों को 3-4 खंडों में तोड़कर नंबर को याद करा रही है, यानी खंडीकरण करा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, 4 है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो रटने वाला तो बिल्कुल ही गलत है, निष्क्रियकरण जो है वो भी गलत है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 है निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो फर्स्ट है सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। तो बाहरी जो है पुरस्कार जो दिया जाता है वो गलत रहता है, तो 1 तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड है प्रामिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तो विविध इसमें प्रकार की पुस्तकें देती है, विविध वाला सही होगा। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है, यानी संदर्भ रूप से सिखाती है, उस पर बल देती है, तो ये भी सही होगा। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो जो बार बार किया जाता है वो है यानी कि रटना आधारित है, वो भी गलत होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जिसमें सेकेंड और थर्ड दिया होगा वो सही होगा। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये सही हुआ, थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? फर्स्ट है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, सेकेंड है समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, थर्ड है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, 4 है निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो डर की भावना वाला तो बिल्कुल गलत है, अटल रहना किसी चीज़ पे वो भी गलत है, निष्क्रिय रटन पद्धतियों ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 है निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। तो रटन वाला एक गलत है, नकल करने वाला भी गलत है, और संदर्भ रहित है, संदर्भ सहित होता तो ये सही होता, लेकिन ये रहित है तो इसलिए ये भी गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होती है। फर्स्ट है शर्म, सेकेंड है गुस्सा, थर्ड है गर्व, 4th है उत्कंठा। तो अगर बच्चा अपने आप से कोई काम करता है, आंतरिक भावना से कोई काम करता है, तो उसमें गर्व की भावना उत्पन्न होती है, गर्व की भावना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। सेकेंड है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के मौके देता है। थर्ड है यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। 4 है यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो बच्चा अगर आज्ञापरायणता करता है वो ये गलत है। अगर अध्यापक का समय बचाने वाला ये भी गलत है। को यह बच्चों को वर्जित करने के मौके देता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 पर देखते हैं।
बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं वाला कोई ऑप्शन चूज करना है। तो इस पर ध्यान दें बच्चे, नहीं जो लिखा रहता है ये नहीं शब्द, बहुत बच्चे ये ध्यान नहीं देते नहीं और गलत करके ऑप्शन चले आते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ें। पहला ऑप्शन है, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना सख्त रूप से, तो यही सही नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, तो यही सही हो सकता है। लेकिन हम बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। थर्ड है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। फोर्थ है, वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ को दर्शाती, ये भी सही है। तो हमारा नहीं सही नहीं है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 30। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? फर्स्ट है मानवतावादी, सेकेंड है व्यवहारात्मक, थर्ड है संज्ञानात्मक, फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। व्यवहारात्मक जो है ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये इसका उत्तर हुआ नंबर सेकेंड ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।